हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट जूलॉजी के लिए पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को सीपेट के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ में वहाँ पे फ्री क्विजेस भी होते हैं, तो आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप लोगों का सीपेट का, ठीक है, सीपेट का 2020 का जूलॉजी क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जूलॉजी क्वेश्चन पेपर है और इसी क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही क्विक वे में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 35 पहले 35 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, और इस वाले वीडियो में हम रेस्ट 35 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है, यहाँ पे मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, 36 क्वेश्चन है। अज्यूमिंग दे ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि इनमें जितने भी हैं उन ये अज्यूम करेंगे सभी में सेम कार्बन एटम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनमें से किसी के पास सबसे मैक्सिमम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। अन अनसैचुरेटेड फैट और पॉलीसैचुरेटेड फैट और पॉलीसैकेराइड या फिर सैचुरेटेड फैट। सो राइट आंसर है आप लोगों का सैचुरेटेड फैट में सबसे ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। अगर वीडियो आप लोगों को फास्ट लग रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। सो इनमें से कौन सा कोफैक्टर एसेंशियल है इसके एक्टिविटी में, एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज के एक्टिविटी में? NAD प्लस, बायोटिन, TPP, या फिर विटामिन B6। सो इसका राइट आंसर है बायोटिन कोफैक्टर एसेंशियल होता है किसको, एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। उसके बाद एब एजेंट्स क्या होते हैं? एंजाइम्स दैट आर हाईली स्पेसिफिक लाइक एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज दैट हैव कैटालिटिक एक्टिविटीज या आल्सो रिपोर्ट टू एज जाइमोजेंस, या फिर एंजाइम्स दैट हाइड्रोलाइज एंटीबॉडीज। सो इसका राइट आंसर है वो है एवेंजर्स एंटीबॉडीज दैट हैव कैटालिटिक एक्टिविटीज। सो कैटालिटिक एक्टिविटीज वाले जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको एवेंजर्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी के रिलेटेड जो भी एरियाज हैं उसको भी देख लीजिएगा सीपेट के लिए। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? Km इंक्रीजेस, यानी कि ये आप लोगों का आया है माइकलिस मेंटन इक्वेशन से। सो माइकलिस मेंटन इक्वेशन को भी आप लोगों को पूरा देखना है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन को। सो यहाँ पे पूछा गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Km इंक्रीजेस, Km डिक्रीज होता है, Vmax इंक्रीजेस, या फिर Vmax डिक्रीजेस। सो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का Vmax डिक्रीज करता है आप लोगों का नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए, ये ट्रू है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर ऑफ द एंजाइम पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि एक पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर है किस एंजाइम के लिए? पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP, या फिर एसिटिल कोएंजाइम है, या फिर बायोटिन, या फिर फॉस्फोएनोल पाइरूवेट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का एसिटिल कोएंजाइम ए। ये आप लोगों का एक पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर है जो कि एंजाइम का पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज का। उसके बाद P53 प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। P53 जो प्रोटीन है वो सभी में एसोसिएटेड होता है सिवाय ट्यूमर सप्रेशन के, प्रोग्राम PCD यानी प्रोग्राम सेल डेथ के, या फिर ट्रांसक्रिप्शन, या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो किसको छोड़कर बाकी सब में एसोसिएट होता है? वो आप लोगों का ट्रांसक्रिप्शन को छोड़कर बाकी सभी में P53 प्रोटीन आप लोगों का एसोसिएशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद व्हेन हेटेरोजाइगस black peaks are intercrossed, then what is the chance of the first two offspring being black? सो अगर हेटेरोजाइगस ब्लैक पीक इसके लिए क्रॉस करना पड़ेगा, तो हेटेरोजाइगस ब्लैक पीक दोनों को अगर क्रॉस किया जाता है, इंटर क्रॉस किया जाता है, तो कितना चांस है कि दो ऑफस्प्रिंग जो आएंगे वो ब्लैक होंगे? 46, 56, 66 या फिर 76। सो इसका राइट आंसर है ये 56। इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, मैं आप लोगों को इसका ये क्रॉस दे दूंगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर TLRs play an important role in immune defense by recognizing, जो TLRs हैं वो important role in immune defense में किस तरह से recognize होते हैं? माइक्रोबियल कंपोनेंट से, कॉन्फॉर्मेशनल डिफेंस इन एंटीजेनिक प्रोटीन, MSC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, या फिर एंटी इडियोटिपिक इम्यूनोग्लोबुलिन। सो इसका राइट आंसर है ये माइक्रोबियल कंपोनेंट से रिकॉग्नाइज होते हैं। ठीक है, recognized by microbial component। उसके बाद the macrophage reach mass found at the site of injection of an
एडजुवेंट इज कॉल्ड। अगर आप जो भी साइट वगैरह है जहाँ पे इंजेक्ट किया गया हो, वहाँ पे माइक्रोफेजेस का जो भी माइक्रोफेजेस तो आप लोग देखे होंगे ना, इस तरह से माइक्रोफेजेस का जो नंबर बढ़ जाता है, वो उसको क्या कहते हैं, मायोलेमा, ग्रेनुलोमा, अर्जुवेंट एक्टिवेटेड लिम्फोमा या नॉन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर है, उसको कहा जाता है ग्रेन्युलोमा। उसके बाद मेजर वेरिएबिलिटी ऑफ एमएससी इज बाउंड इन, मेजर वेरिएबिलिटी ऑफ एमएससी इज बाउंड इन अल्फा चेन, बीटा 2 ग्लोबुलिन्स, अमीनो टर्मिनस रीजन या फिर डोमेन। इसका राइट आंसर है आप लोगों का अल्फा चेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इज सलाइवा इज आईजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीटी। सो प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी सलाइवा में कौन है, वो है आप लोगों का आईजीए। उसके बाद साइटोकाइंस आर नॉट एबल टू इंड्यूस इंक्रीज ब्लड वेसल परमिलिटी, एंटीजन स्पेसिफिक, या फिर मेड इन रेस्पॉन्स टू बैक्टीरियल एंटीजन, सिग्नल फ्रॉम वन सेल दैट अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ अनदर सेल। सो साइटोकाइंस आर एक्चुअली नॉट एंटीजन स्पेसिफिक, ठीक है, ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होते। तो मैं इसको स्पीड कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग क्विकली इसको कवर कर लो। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज नोन एज, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्सिस, एग्लूटिनेशन, द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या फिर कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसको कहते हैं एनाफाइलेक्सिस, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को। उसके बाद देखिए, इन मायस्थेनिया ग्रेविस ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज बाइंड टू एसिटिलकोलिन, डोपामिन एसिटिलकोलिन रिसेप्टर या फिर एक्सॉन, ये बाइंड होता है आप लोगों का एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन epigenetic factor for gene expression in eukaryotes। so gene expression in eukaryotes के लिए epigenetic factor कौन है, recombination, DNA methylation, protein phosphorylation, DNA protein interaction। so right answer is DNA protein interaction। उसके बाद which of the following is a post zygotic isolation mechanism in speciation। so इनमें से post zygotic isolation mechanism in speciation में कौन है, behavioral isolation, seasonal isolation, fertilization failure या फिर hybrid sterility। so right answer है आप लोगों का fertilization failure। उसके बाद देखिए, द फेनोमेनन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन पॉपुलेशन दैट आर स्मॉल एंड इनब्रेड। सो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है पॉपुलेशन में, वो किस पर्पस में होता है, स्मॉल एंड इनब्रेड हो या फिर अंडरगोइंग जीन फ्लो हो या फिर एलोपेट्रिक हो, लार्ज या पैमिटिक हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होते हैं स्मॉल एंड इनब्रीड, तब जेनेटिक ड्रिफ्ट मोस्ट लाइकली टू ऑकर होता है उस पॉपुलेशन में। उसके बाद द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स अपीयर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ द पैलेयोजोइक एरा। सो सबसे पहला वर्टिब्रेट्स पैलेयोजोइक एरा में कौन से पीरियड में आया था, व्हिच वन ऑफ द पीरियड, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, इवोइनियन और मिसिसिपियन। सो राइट आंसर है सिल्यूरियन में फर्स्ट वर्टिब्रेट अपीयर हुआ था। उसके बाद देखिए, चैपेरन प्रोटीन्स हेल्प इन, चैपेरन प्रोटीन जो होते हैं वो क्या किसके लिए हेल्प करते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग एंड असेंबली, प्रोटीन स्टेबिलिटी, बोथ ए एंड बी या फिर नॉन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर है वो बोथ, प्रोटीन स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, असेंबल भी करते हैं और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डिंग करते हैं, मोलिकुलर चैपेरन। उसके बाद देखते हैं, और ये प्रोटीन से बनते हैं। डेविएशन फ्रॉम द हार्डी-वेनबर्ग assumption ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन साइज रिजल्ट से। सो डेविएशन फ्रॉम हार्डी-वेनबर्ग assumption से इनफाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन साइज रिजल्ट क्या करता है, जनरल जेनेटिक लिथल हेटेरोजाइगोटी एडवांटेजेस या फिर कॉन्सेंग्युइटी और जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो राइट आंसर है आप लोगों का, ये मुझे दोनों लग रहा है, तो आप मुझे इसका करेक्ट आंसर जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे ये दोनों लग रहा है, कौन सा वाला स्पेसिफिक, ये दोनों तो नहीं है, जेनेटिक लेथेलिटी हेटेरोजाइगोट एडवांटेज नहीं है, बट ये कॉन्सेंग्युइटी और जेनेटिक ड्रिफ्ट में से दोनों में कोई एक होगा। उसके बाद देखिए, इन ए पॉपुलेशन दैट इज इन इक्विलिब्रियम द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट एट ए गिवन लोकस हैविंग 2 एलील्स इज 84%। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील इन द पॉपुलेशन इज, रिसेसिव पॉपुलेशन में रिसेसिव एलील का पॉपुलेशन कितना है, 0.40, 0.30, 0.20, 0.16। तो इसका राइट आंसर है 40। इसके आंसर के लिए आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। सो टेलीग्राम का तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसको किया हूँ सॉल्व, तो मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। उसके बाद फोल्डिंग ऑफ seeds of cell, the migration of cells and cell death are all mechanism of the folding of seeds of cell, migration of cells, cell death, वो सभी के सभी किसके अंडर में आता है, क्लीवेज, डिविजन, पैटर्न फॉर्मेशन, मॉर्फोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन, वो सभी के सभी मॉर्फोजेनेसिस में आते हैं। उसके बाद प्रोसेस बाय व्हिच डेवलपिंग सेल्स अचीव देयर फंक्शनल मैच्योर आइडेंटिटी एज लिवर और मसल और नर्व इज कॉल्ड। जो भी प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लीवेज, डिवीजन, पैटर्न फॉर्मेशन, मॉर्फोजेनेसिस या डिफरेंशिएशन, उसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन। इस केस में मॉर्फोजेनेसिस, इस केस में डिफरेंशिएशन। उसके बाद नेक्स्ट, which of the following cell organelle
एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एनिमल अपोप्टोसिस। एनिमल अपोप्टोसिस क्या होता है? सेल डेथ, ठीक है। अपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल होता है जो कि एक्टिवली पार्ट करता है, टेक पार्ट करता है एनिमल अपोप्टोसिस के? वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। वो है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद नेक्स्ट, स्पेसिस फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज, जो स्पेसिस होते हैं जो कि एक्सट्रीम हाई रेट में मतलब एक्सटिंग होने के लिए कगार पे हैं उन इमीडिएट फ्यूचर में, तो उनको क्या कहा जाता है? वल्नरेबल, रेयर, एंडेंजर्ड लाइंग स्पीसीज। उसे उसे क्या कहा जाता है? एंडेंजर्ड स्पीसीज, जिनको अभी मतलब प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में क्या होगा? ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, कंप्लीटली वैनिश हो जाएंगे अर्थ से, इसलिए इनको अभी बहुत ही जरूरी, हाई रिस्क में है ये अभी। उसके बाद देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स इन लेक सफर फ्रॉम लैक ऑफ लाइट एंड देयरफॉर लिमिटेड फोटोसिंथेसिस इज एबल टू टेक प्लेस? कौन सा जोन इनमें से जो होता है जहाँ जहाँ पे लेक में कौन सा जोन होता है जहाँ पे लैक ऑफ लाइट, लाइट के अभाव में से, लाइट के स्कार्सिटी में आप लोगों का फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाता है? लिमिटेड फोटो, लिटरल, प्रोफंडल, पेलाजिक, एपोटिक। तो इसका जो राइट आंसर है, ये आप लोगों का प्रोफंडल जोन कहा जाता है, जहाँ पे लैक ऑफ लाइट होता है, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस भी लिमिटेड हो जाता है। उसके बाद, इन व्हिच ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? इंडिया में कब इंप्लीमेंट किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? 1952, 1962, 72 या फिर 1982? इसका राइट आंसर है 1972 में। डब्ल्यू डब्ल्यू बोल रहे हैं, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये WWF है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हैज बीन शोन टू फंक्शन लाइक ए बायोलॉजिकल क्लॉक इज द, सो कौन सा पार्ट है ब्रेन में जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम में आता है? न्यूक्लियस ऑफ द सॉलिडरी ट्रैक्ट, या फिर सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस, उसके बाद गैगेंटो सेलुलर टेगमेंटल फील्ड, या फिर ऑप्टिक काइस्म? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस, जो कि एक्ट करता है बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह। उसके बाद व्हिच हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा? प्लासेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? ACTH, प्रोजेस्टेरॉन, GH या फिर गैस्ट्रिन? इसका राइट आंसर है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन के लिए प्लासेंटा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद एक बार प्लासेंटा फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद वो सिग्नल देता है ताकि सिक्रीशन हो पाए प्रोजेस्टेरॉन का। उसके बाद आइडेंटिफाई फिश ग्रुप व्हिच एक्सक्रीट यूरिया एज द प्राइमरी नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट? इनमें से कौन सा फिश ग्रुप है जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं प्राइमरी नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट के हिसाब से? टेलियोस्ट फिश, या फिर लंग फिशेस, या फिर इलास्मो ब्रांच फिशेस, या फिर नॉन ऑफ दिस? सो राइट आंसर है इलास्मो ब्रांच फिशेस। उसके बाद इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक इज यूज्ड इन, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक को कहाँ पे यूज किया जाता है? कल्चर फिशरी, मैराइन फिशरी, कैप्चर फिशरी, या फिर इनलैंड फिशरी? सो राइट आंसर है कल्चर फिशरी में। ठीक है, तो मैं अगर वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को स्पीड लगा आप तो प्लेबैक स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूनो एसिड? इनमें से इम्यूनो एसिड कौन है? हिस्टीडीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, प्रोलिन? सो राइट आंसर है प्रोलिन को एक इम्यूनो एसिड, मतलब ये अमीनो एसिड का इम्यूनो एसिड कैटेगरी में आता है। उसके बाद, प्रोटीन्स में भी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज, प्रोटीन्स को साइज के अकॉर्डिंगली किसको यूज करके सेपरेट किया जाता है? रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मोलिकुलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, या फिर आइसोलेटरी फोकसिंग? ये राइट आंसर है मोलिकुलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी से इसको प्रोटीन के साइज के हिसाब से सेपरेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, ऑल ऑफ द एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट, सो सारे के सारे TCA साइकिल के लिए जितने भी एंजाइम्स है वो सभी के सभी लोकेटेड होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, सिवाय एक को छोड़ के। उसका नाम क्या है? साइट्रेट सिंथेटेज, अल्फा कीटोग्लूटाइड डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, या फिर फीमेल? सो सिर्फ एक लोता है, वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ये याद रखिएगा, ये काफी बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने चेक किया हूँ। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, टू बी ए क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड डॉर्जन रेटिकुलम, एक क्लोनिंग वेक्टर बनने के लिए प्लाज्मिड को क्या नहीं चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो बहुत मैंडेटरी है, एंटीबॉडी रेजिस्टेंट होगा तो तभी इसको स्क्रीनिंग किया जा सकता है, ए रेस्ट्रिक्शन साइट, या फिर टू हैव ए हाई कॉपी नंबर? सो इसका सिंपल सा आंसर है रेस्ट्रिक्शन साइट तो होगा जहाँ पे कट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ पे शुरू होगा, और आप OR सेट तो होगा, और उसके बाद इसको पहचान कर लो। लेकिन कॉपी नंबर इसके लिए जरूरी नहीं, डज नॉट रिक्वायर, लेकिन होता है, ठीक है, प्लाज्मिड में होता है कॉपी नंबर, मतलब देखा भी जाता है, बट रिक्वायर नहीं होता क्लोनिंग वेक्टर के लिए। तो ये था आप लोगों के लिए कुछ, मैंने बहुत ही क्विकली इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई पे भी मतलब बाय मिस्टेकली कहीं इधर उधर हो गया तो उसको भी मेंशन कर लीजिएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कुछ शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका 2021 का पार्ट मैं मतलब बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखें।